बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेलबर्न में इंग्लैंड के हाथों वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त के बाद जहां अवामी सतह पर कौमी टीम के बॉलर्स की परफॉर्मेंस को खासा सराहा गया, वहीं मिडल ऑर्डर बैटिंग की नाकामी का बड़ा चर्चा रहा। दूसरी जानिब कप्तान बाबर आजम के लिए बतौर कप्तान अपनी टीम को फाइनल तक ले जाना एक बड़ा कारनामा अगरचे तो था, दूसरी जानिब टूर्नामेंट के दौरान बतौर कप्तान उनकी मनसूबाबंदी और बैटिंग ऑर्डर तब्दील न करना मौजूद बहस रहा। T20 की तारीख में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वालों में नंबर 4 पर मौजूद बाबर आजम, जिन्होंने 99 मैचों में 41.41 की औसत से 3,355 रन बनाए हैं। बाबर आजम के लिए ICC वर्ल्ड कप कुछ गैर मामूली न रहा। 7 मैचों में 17.71 की औसत से 124 रन बनाने वाले दाएं हाथ के बैट्समैन बाबर आजम के करियर में बतौर बैट्समैन ये एक अच्छा टूर्नामेंट नहीं रहा। अलबत्ता बतौर कप्तान दौरान टूर्नामेंट उनकी जानिब से किए गए फैसलों के बाद अब मुख्तसर फॉर्मेट में उन्हें बतौर बैट्समैन खिलाने की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। नाक़िदीन, मुबस्सिरीन और साबिक क्रिकेटर्स कहते हैं बाबर आजम बेहतरीन सलाहियतों के हामिल एक शानदार बैटिंग करने वाले बल्लेबाज हैं, ताहम तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानी का बोझ उनकी सलाहियतों को मुतासर कर रहा है। साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त हों या टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद, उनका मानना है कि बाबर आजम को T20 क्रिकेट में एक मुस्तनद बल्लेबाज की हैसियत से खिलाना दानिशमंदाना इक़दाम होगा, जबकि टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने T20 फॉर्मेट के लिए ऑलराउंडर शादाब खान को बेहतर इंतखाब करार दिया है। मेलबर्न में इंग्लैंड के मुकाबले पर दौरान फील्डिंग शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी और उनका बॉलिंग के लिए दस्तयाब न होना फाइनल में कौमी टीम की शिकस्त का एक बड़ा सबब करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब बाएं हाथ के तेज़ बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, जो इस साल जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए अपना घुटना ज़ख्मी करवा बैठे थे और उन्हें इस इंजरी के बायस पहले एशिया कप, इंग्लैंड के खिलाफ 7 T20 मैचों की सीरीज़ और बाद अज़ान न्यूजीलैंड में होने वाली ट्राई सीरीज़ से दस्तबरदार होना पड़ा था। रिहैब के बाद उनकी ICC T20 वर्ल्ड कप में वापसी हुई। दराज खत फास्ट बॉलर ने वर्ल्ड कप के 7 मुकाबलों में 14.19 की औसत से 11 विकेटें हासिल की। मेलबर्न में इंग्लैंड के खिलाफ 2.1 ओवर्स ही करा सके और फाइनल में उनकी जानिब से 11 गेंदें न करवाना पाकिस्तान टीम को महंगा पड़ गया। अलबत्ता अब इत्तलात हैं कि मेलबर्न में शादाब खान की गेंद पर हैरी ब्रोक का घुटनों के बल कैच लेना शाहीन शाह अफरीदी के लिए आइंदा आने वाले दिनों में महंगा साबित हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी का पाकिस्तान वापसी से कबल स्कैन करवाया गया, जिसमें इंजरी की कोई निशानदेही नहीं हुई। स्कैन का जायज़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नजीबुल्लाह सोमरो और घुटने के ऑस्ट्रेलवी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने लिया। जायज़े में ये बात सामने आई है कि शाहीन अफरीदी को इंजरी का सामना नहीं है। शाहीन अफरीदी बेहतर महसूस कर रहे हैं। PCB का कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी का रिहैब वतन वापसी के बाद शुरू होगा नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। शाहीन शाह अफरीदी की बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में वापसी 2 हफ्ते के कामयाब रिहैब से मशरूत होगी। रिहैब मुकम्मल होने पर मेडिकल स्टाफ शाहीन शाह अफरीदी का दोबारा मुआयना करेगा और अगर शाहीन शाह अफरीदी के घुटने के मामला ठीक ना रहे तो फिर इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ जो पिंडी, कराची और मुल्तान में होना है, वहाँ शाहीन शाह अफरीदी की शिरकत मशकूक दिखाई दे रही है। वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो गया, अब बारी है जनाब पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 की। पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां एडिशन आइंदा साल मुनक़िद होगा, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तैयारियों को बाकायदा शुरू कर दिया गया है। लीग के ड्राफ्ट के लिए इत्तलात हैं कि वो इस माह के आखिर या फिर आइंदा माह के पहले हफ्ते में मुनक़िद होगा। ड्राफ्ट के लिए इस्लामाबाद और कराची के दरमियान मेज़बानी का मुकाबला है। अगर ऐसा हुआ तो ये पहला मौका होगा कि लाहौर के अलावा पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट कहीं और मुनक़िद होगा। इत्तलात के मुताबिक PSL के लिए इस बार इंग्लैंड के 139, जनूबी अफ्रीका के 25, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के 6-6, वेस्ट इंडीज़ के 38, जिम्बाब्वे के 11 और बांग्लादेश के 26 क्रिकेटर ड्राफ्ट में शामिल होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन में शामिल काबिल ज़िक्र खिलाड़ियों में अफगानिस्तान के मोहम्मद राशिद, मुजीबुर रहमान, हाल ही में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायर होने वाले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच, इंग्लैंड के रेस्टॉपली, टॉम करन, आदिल रशीद, एलेक्स हेल, जनूबी अफ्रीका के लोंगी एंगेडी, वेंडर डोसन के नाम काबिल ज़िक्र हैं। और अब चलेंगे जनाब आपको लेकर लाहौर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान, जो पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान जवेरिया खान से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिल्कुल, T20 ऐसा फॉर्मेट है जिसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो ऑन द डे बेहतर खेलता है वो जीत जाते। तो आई थिंक वनडे सीरीज़ से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है और जिस तरह वो T20 खेल रहे हैं, आई थिंक वो वनडे सीरीज़ से उन्होंने काफ़ी तैयारी है। हाँ, बीच में कुछ ऐसा एक ओवर था कि जो मैं बेहतर ले सकती थी। उस टाइम पे 2-3 डॉट हो गए थे और रन आउट क्रूशल तो हमेशा होता है। निदा का भी बहुत क्रूशल था, लेकिन जिस तरह से आके आयशा नसीम ने खेला है वो बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा और उसने बिल्कुल मैच पहले ओवर
में फिनिश कर देना, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जिस तरह आलिया ने उसका साथ दिया और निदान भी बहुत अच्छी इनिंग खेली। बिल्कुल कोशिश करेंगे कि रिजल्ट पे नहीं जाएं, प्रोसेस पे ध्यान दें। और जो हमने इस मैच में भी काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ की हैं, जो कि 17 ओवर में 120, और फिर हमें और क्लिनिकल तरीके से इसको चेस करना चाहिए था। तो बैठेंगे ड्राइंग बोर्ड पे, दोबारा गलतियाँ रेक्टिफाई करेंगे और प्लान्स पे बेहतर अमल करेंगे, ताकि हम जो वन साइडेड तरीके से हराना होता है या प्रोसेस पे अमल करना होता है वो हम करें, और नतीजा फिर खुद ही आपको मिल जाता है। जवेरिया वदूद खान पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान और मौजूदा बैटर जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान से गुफ्तगू कर रही थी। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे कोयटा ग्लैडिएटर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हसन उमर और कोयटा ग्लैडिएटर के मैनेजर आज़म खान। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 के लिए तमाम टीमें अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे रही हैं। टीमों ने उन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है जिनको उन्होंने रिटेन किया है, और इस बार लाहौर कलंदर की टीम अपने एजाज़ का दिफा कर रही है। और इस बार पाकिस्तान सुपर लीग की एक ऐसी फ्रेंचाइज़ जिसने इब्तदाई सीज़न में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन आखिरी 2 सीज़न में इस टीम को कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा, मुश्किलात से दो चार रही और आखिरी 4 टीमों में इस टीम ने जगह हासिल नहीं की। कोयटा ग्लैडिएटर, जिसको टीम पर्पल भी कहते हैं, इस बार एक नए अज़्म और हौसले के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। तो ड्राफ्ट से पहले पाकिस्तान सुपर लीग की जो 6 फ्रेंचाइजीज़ हैं उन्होंने अपने खिलाड़ियों को रिटेन करने की जो फहरिस्त दी है। सबसे पहले अगर कोयटा ग्लैडिएटर की मैं बात करना चाहूँ तो कोयटा ग्लैडिएटर ने जिन 8 खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड में बरकरार रखा है उनके अगर मैं नाम आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो इंग्लैंड के जेसन रॉय हैं, उसके अलावा पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ हैं, इफ्तिखार अहमद हैं जो वर्ल्ड कप 2022 स्क्वाड का हिस्सा थे, मोहम्मद हसनैन फास्ट बॉलर, उसके साथ उमर अकमल पाकिस्तान टेस्ट वनडे T20 टीम के कप्तान, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के विनिंग कप्तान, विकेट कीपर सरफराज अहमद, अफगानिस्तान के नवीलुल हक और विल सिमट। ये वो 8 खिलाड़ी हैं जिनको कोयटा ग्लैडिएटर ने अपने स्क्वाड में बरकरार रखा है। बाकी स्क्वाड में कौन होगा, फैसला इसका होगा ड्राफ्ट में। और क्या तैयारी कर रही है कोयटा ग्लैडिएटर, इसके लिए आज हमने उनकी मैनेजमेंट को अपने शो में मदऊ किया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कोयटा ग्लैडिएटर की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हसन उमर साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको, और कोयटा ग्लैडिएटर के मैनेजर आज़म खान, दोनों को आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पहले हसन आपकी तरफ आ जाता हूँ, ये जानना चाहूँगा आपसे कि कोयटा ग्लैडिएटर पाकिस्तान सुपर लीग के इब्तदाई सीज़न में इस टीम ने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 4 टीमों को ही आखिरी 4 टीमों में जगह बनानी पड़ती है, लेकिन आखिरी 2 सीज़न में ये टीम स्ट्रगल करती रही। तो वो जो गलतियाँ आप लोगों ने की पिछले 2 सीज़न में, कुछ प्लानिंग की है, सर जोड़ कर बैठे हैं कि इस बार आखिरी 4 टीमों में तो आना है? पहले तो बहुत शुक्रिया याया भाई शो में बुलाने का। याया भाई बिल्कुल प्लानिंग तो काफ़ी टाइम से चल रही है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान टीम है उसमें 4 खिलाड़ी कोयटा ग्लैडिएटर्स के हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट भी बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। क्लब लेवल जितनी क्रिकेट हो रही है, जहाँ पे भी क्रिकेट हो रही है, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार जो पहले डिफ़िकल्टीज़ हुई हमें इंशाल्लाह नहीं होंगी और कॉम्बिनेशन भी इस हिसाब से बना रहे हैं कि ज़्यादा चेंजेस ना करने पड़े हमें इन टर्म्स ऑफ प्लेयर का आना जाना। तो ड्राफ्ट में कोशिश करेंगे कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन लेके उतरेंगे हम। तो हसन, ड्राफ्ट में आपने जिस तरह कहा कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे, जो काम ड्राफ्ट से पहले मैनेजमेंट करती है बाद में फिर वो हमें एक्शन की सूरत में पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान नज़र आता है। आपने जिन 8 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, नवाज़ हैं उसमें, जेसन रॉय हैं, उमर हैं, सरफराज हैं, नवीनुल हक हैं अफगानिस्तान के, हसनैन हैं, इफ्तिखार हैं, नवाज़ हैं, जिस तरह आपने बताया कि 4 खिलाड़ी वर्ल्ड कप स्क्वाड का पार्ट थे। अगर मैं जेसन रॉय की बात करूँ तो बड़ा आपने एतमाद किया जेसन रॉय के ऊपर, क्योंकि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं रखा और एलेक्स हेल्स को वो लेकर गए। देखिए, जहाँ तक जेसन रॉय की बात है तो हमारे लिए तो उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली थी और थ्रू आउट PSL वो बड़ा एक अच्छा इन्फ्लुएंस लेकर आए थे एज अ सीनियर मेंबर ऑफ द टीम। तो हमें ये लगता है कि अगर जेसन रॉय हमारे कॉम्बिनेशन का पार्ट रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, हमारी मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा होगा। और जितने बड़े वो खिलाड़ी हैं उन्होंने हर दफ़ा प्रूव किया। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ टाइम से वो फॉर्म में नहीं थे, लेकिन होपफुली थिंग्स विल चेंज, क्योंकि अभी वो दूसरी क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे T10 क्रिकेट आ रही है, मुख्तलिफ लीग्स आ रही हैं, तो होपफुली उनका फॉर्म वापस आएगा, हमारे लिए भी बड़े ज़बरदस्त साबित होंगे।
ठीक हो गया। हसन उमर के साथ हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा ग्लैडिएटर के मैनेजर और क्लब क्रिकेट में खासे मुतारिक हैं आज़म खान साहब, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब को रन करते हैं ज़ेर सरपरस्ती नदीम उमर साहब जो कि चेयरमैन है कोयटा ग्लैडिएटर के। तो आज़म खान साहब, बड़े दौरे कर रहे हैं आप, कोयटा गए थे अभी टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए, कैसा रहा आपका वो दौरा? आपके साथ कोयटा ग्लैडिएटर के कोच पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर कैप्टन मोइन खान भी थे। यही भाई शुक्रिया। आपको पता है कि कोयटा ग्लैडिएटर कोयटा के अंदर टैलेंट हंट प्रोग्राम कर रही है गुज़िश्ता 4-5 साल से, और इसके ट्रायल नदीम उमर साहब की हिदायत पे हमने लिए थे, कोई 2-3 महीने पहले लिए थे, तो जिसमें उमर गुल थे। तो अभी फाइनल ट्रायल्स के लिए मोइन खान थे और मैं था और नबील हाशमी थे। तो हमने 25 लड़के उसमें सेलेक्ट किए हैं जिनको यहाँ हम बुलाएंगे, अभी टूर्नामेंट्स वगैरह में भी उनको खिलाएंगे और कुछ उनके लिए कोच हायर करेंगे और उनकी कोचिंग करके उनको उनका निखार लाएंगे इंशाल्लाह। और जैसे नदीम भाई ने कहा कि उनमें से कुछ खिलाड़ी जो हैं वो आइंदा इंशाल्लाह कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये बताइएगा कि नए टैलेंट की हम बात कर रहे हैं और नए टैलेंट के अगर ग्रूम करने की हम बात करते हैं तो कोयटा ग्लैडिएटर का उसमें बड़ा किरदार रहा है। टीम पर्पल का कराची के साथ बड़ा राब्ता रहा है, बड़ा ताल्लुक़ रहा है आज़म खान साहब, लेकिन अनलकी हैं आप लोग के एक बार फिर होम ग्राउंड की सहूलत आप लोगों को मैसर नहीं होगी। कराची अपने मैच कराची में खेलेगा, लाहौर कदाफ़ी स्टेडियम में खेलेगा, मुल्तान में खेलेगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि बुगटी स्टेडियम तैयार है लेकिन वहाँ मैच नहीं हो सकते। फिर पेशावर में भी जो है वो तैयारियाँ उस तरह नहीं है, तो कराची ही आपका होम ग्राउंड है। बिल्कुल जी, कराची भी हमारे कराची के अंदर 4 मैच हैं और 4 मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में, पिंडी में, और एक मुल्तान और एक लाहौर के अंदर है। जहाँ तक रही बात बुगटी स्टेडियम की, अभी पिछले दिनों हम जब कोयटा गए तो वहाँ हमें कोर कमांडर साहब हैं जो वहाँ के, उन्होंने कहा कि बुगटी स्टेडियम में मैच होने चाहिए। तो हमने कहा जी आप इसको तैयार कराएँ और मैच हम खेलने आ जाएंगे। और वो एक नदीम उमर साहब से उन्होंने बात की, एक मैच फेस्टिवल मैच वो टूर्नामेंट से पहले ज़ल्मी हमारा कोयटा ग्लैडिएटर का जो है वो मैच कराना चाहते हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि कोयटा में भी मैचेस हों और नदीम उमर साहब की भी ख्वाहिश है कोयटा में मैचेस हों। अब ये कि पीसीबी कब उसको तैयार करता है जब वो पीएसएल के मैचेस वहाँ हो सकें। ठीक हो गया। आज़म खान मैनेजर कोयटा ग्लैडिएटर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उसके साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोयटा ग्लैडिएटर हसन उमर। हसन, जिस तरह आज़म अभी बता रहे थे टैलेंट हंट किया और उसके अलावा मुख्तलिफ़ खेलों में भी कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो शाना बशाना काम कर रहा है। अभी पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम थी वो गई थी, वहाँ भी आप लोगों ने अपना किरदार अदा किया। फिर उसके अलावा दीगर खेलों में भी आप लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अपना हिस्सा डाल रहे हैं। ये जो कोयटा में टैलेंट हंट प्रोग्राम के हवाले से बात है, इस हवाले से नदीम उमर साहब भी काफ़ी अरसे गुफ्तगू करते रहे हैं। आप लोग खिलाड़ियों को पिक करते हैं, फिर पाकिस्तान लेकर कराची लेकर आते हैं, फिर उनको ग्रूम करते हैं, फिर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाते हैं, क्लब क्रिकेट खेलते हैं। तो व्हाट नेक्स्ट क्या है अब आपका? देखिए यहाँ भाई, हमारे जब हमने फ्रेंचाइज ली थी तो हमारा मेन जो विज़न था वाज द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। ऑब्वियसली क्रिकेट तो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट ओवरऑल कोशिश ये है कि दीगर जितने स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, चाहे कुछ भी, इवन अभी हम लोग स्क्रैबल में भी काफ़ी इन्वॉल्व हो गए हैं काफ़ी टाइम से। तो कोशिश ये है कि जितना भी वेलफेयर इस तरह स्पोर्ट्स के लिए हम काम कर सकें हम करते हैं, जो हमारी फ्रेंचाइज कर सके। और आगे ये है कि इंशाल्लाह अभी सीज़न होता है स्टार्ट, तो अभी LPL है इंशाल्लाह दिसंबर में, और उसके बाद मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, फिर PSL है, फिर रमज़ान क्रिकेट है, फिर क्लब के दीगर टूर्नामेंट चलते रहते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जितनी भी स्पोर्ट्स को हम प्रमोट कर सकें और जितने भी लोगों को हम प्लेटफॉर्म दे सकें कि इस प्लेटफॉर्म से वो आएँ और अपने आप के जो भी टैलेंट्स हैं वो दिखाएँ, तो वो हमारी पूरी एक साल की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मेला तो लगा रहे हैं हसन, कोई शक नहीं है इसमें। आप कोयटा जाते हैं, वहाँ पर मेला लगाते हैं, टैलेंट हंट करते हैं, बट थोड़ा सा अनलकी है, होम ग्राउंड का डिसएडवांटेज जब पाकिस्तान सुपर लीग होती है तो आपको होता है। लेकिन कराची के अवाम आपको ओन करते हैं, टीम पपर को वो अपनी टीम समझते हैं। तो इस सीज़न में कोयटा ग्लैडिएटर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान कर रही है? नेशनल स्टेडियम कराची में जिस तरह आज़म बता रहे हैं आपके 4 मैच शेड्यूल हैं, तो उसके हिसाब से कुछ प्लान कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों को इंगेज करें, कुछ ऐसी एक्टिविटी करें कि होम ग्राउंड का मज़ा है? देखिए पहले तो पीसीबी को क्रेडिट देना चाहेंगे कि जिस तरह PSL स्टार्ट हुआ था और फिर UAE से यहाँ आया, पहले 2 वेन्यूज़ थे, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए,
तो कोशिश उन लोगों की पूरी, और हम लोग भी इसमें बड़े पुर उम्मीद है कि इंशाल्लाह विद इन द कमिंग फ्यू एडिशंस हम देखेंगे कि ऐड हो जाएंगे कोयटा का स्टेडियम और पेशावर का। वो बड़ी एफर्ट्स जारी हैं उनकी, पीसीबी वालों की। तो जहाँ तक बात है कराची के लिए, जी कराची से काफ़ी सपोर्ट मिलती है, और अभी तो फ़िलहाल हमारा होम ग्राउंड यही है कराची, और ज़रूर चीज़ें प्लान्ड हैं, और इंशाल्लाह इस बार कोविड नहीं होगा तो ज़्यादा आगे बढ़ के कुछ चीज़ें हमने प्लान की हैं कि किस तरह हम ऑडियंस को इंगेज करेंगे हमारे साथ पीएसएल में। ये हसन ने बड़ी अच्छी बात की है। मैं आपकी तरफ आता हूँ सीधा। आजम खान साहब, इन्होंने कहा कोविड नहीं होगा, ये एसओपीज़ नहीं होंगे, ये टेस्ट नहीं होंगे, तो ये आपके लिए तो बड़ा अच्छा होगा, और आप जो है वो ज़्यादा खुलकर जो है वो काम कर सकेंगे, क्योंकि आप भी जो है वो होटल तक ही महदूद हो गए थे। हम क्या, सभी आपको पता है पूरी दुनिया महदूद हो गई थी। नहीं, क्योंकि आपकी ज़रा लोगों से मेल मिलाप ज़्यादा रहता है ना, तो इस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, इस दफ़ा कुछ आज़ादी हो सकती है, लेकिन फिर लड़कों को कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं, लड़के तो बेचारे, लड़के कभी कोई लड़कों के लिए वही एसओपी होगा। नहीं, लड़के ऐसे करते भी नहीं, लड़के किसी भी टीम के हों। नहीं, आपके लिए तो आसानी हो गई थी ना कोविड की वजह से, एक कमरे से दूसरे कमरे तक नहीं जा सकते, अब थोड़ा सा खुला माहौल होगा। हाँ, तो खुले माहौल में अच्छा है, बच्चे एंजॉय भी करेंगे ना जी। तो इसको किस तरह देखते हैं आज़म आप? जिस तरह अभी आपने बताया कि कोविड नहीं होगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होगा, थोड़ा सा बाहर जा सकेंगे, वरना ग्राउंड और होटल क्या, कमरा जी, होटल तो होता है, चलें एक दूसरे के कमरे में जा सकें, तो उसमें तो कमरे के से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो इस कोविड ना होने की वजह से अच्छा होगा। आपको पता है कि खिलाड़ी एक दूसरे से मिल भी सकते हैं, बातचीत भी हो सकती है, मीटिंग भी हो सकती है, खुला माहौल होगा थोड़ा। तो ये खुशी की बात है कि कोविड के बगैर, एसओपीज़ के बगैर इस दफ़ा क्रिकेट होगी। बहुत शुक्रिया आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोयटा ग्लैडिएटर हसन उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका मैनेजर कोयटा ग्लैडिएटर आजम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब बात कर लेते हैं IBSF वर्ल्ड स्नूकर एमेच्योर चैम्पियनशिप की, जो कि टर्की के शहर अनातोलिया में कुछ दिन पहले मुनक्किद हुई, और वहाँ पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी एक्शन में थे, जिनमें हारिस ताहिर, मोहम्मद सज्जाद, बाबर मसीह और एहसन रमज़ान शामिल थे, और इन तमाम खिलाड़ियों ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन बाबर मसीह जो थे इनमें सबसे आगे दिखाई दिए। इन्होंने सेमीफाइनल में इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा मलेशिया के खिलाड़ी के ख़िलाफ़, लेकिन सेमीफाइनल में जाने से पहले इन्होंने भारत के बरजेश धानी को 1 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी, और इस चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। जी जनाब, टर्की का शहर है अनातोलिया, जहां IBSF वर्ल्ड एमेच्योर स्नूकर चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है बाबर मसीह ने, जो कि वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहूँगा। तो बाबर मसीह साहब, ये बताइएगा कि आपने भारत के बरजेश धानी को सेमीफाइनल से पहले के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी थी। क्या गलतियाँ हुई आपसे मलेशिया के खिलाड़ी के ख़िलाफ़ सेमीफाइनल में कि आप फाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर सके और आपको ब्रॉन्ज मेडल तक महदूद रहना पड़ा? जी बिल्कुल, मेरे से गलतियाँ हुई हैं। जो मुझे फर्स्ट फ्रेम में मैंने कोई 2-3 बार मिसिंग की है, वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। कि सुबह का टाइम था, मेरे ख्याल से मेरा जिस्म उस तरह एक्टिव नहीं था जिस तरह होता है हर बार। तो खैर 1-2 फ्रेम में शुरू में जो लूज हुआ, वो मिसिंग की है, उसकी वजह से वो लेट बहुत ज़्यादा कर गया था। 4-1 लेट हो गई थी, मगर मैंने कम बैक तो किया था, 4-3 पे ले आया था, मैं मैच को कम बैक कर लिया था। और मेरी कोशिश थी कि मैं ये फाइनल फ्रेम बनाऊं। अगर फाइनल फ्रेम मेरा बन जाता तो मुझे उम्मीद थी कि मैं सेमीफाइनल विन कर लेता, मगर ये कि मेरे जो फर्स्ट फ्रेम और सेकंड फ्रेम का जो मैंने लॉस किया, उसकी वजह से ये मैं मैच आ रहा हूँ। चलें, कोई बात नहीं। बाबर मसीह साहब, ब्रॉन्ज मेडल आपने हासिल किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। अभी आपको और बहुत सारे टूर्नामेंट खेलने हैं, लेकिन ये जो IBSF वर्ल्ड स्नूकर एमेच्योर टर्की में आपका खेलने का एक्सपीरियंस था, पहला बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट था आपका? जी मैंने ये सेकंड टाइम खेला हूँ। पहले भी मैं 2019 में गया था मोहम्मद आसिफ के साथ, जब मोहम्मद आसिफ विन किया था। तो ये अभी सेकंड था मेरा टर्की में। तो मेरी कोशिश है नेक्स्ट टाइम जब भी ये टूर्नामेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप आएगी, तो जो भी मेरी गलतियाँ हैं मैं उसको ठीक करूँगा। और मेरी कोशिश है कि जो नेक्स्ट टाइम जो कभी जो गलतियाँ की हैं नेक्स्ट टाइम ना हो, और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँ। और मेरा जो थोड़ा ये है कि वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से थोड़ी रिक्वेस्ट है कि वो हमारी स्नूकर पे भी थोड़ी तवज्जो दे, हम पे भी दे, क्योंकि हमें थोड़ा सा फंड का इशू होता है स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से। जब स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से हमें फंड नहीं मिलता तो प्लेयरों को बहुत जो ना
सामना करना पड़ता है, क्योंकि फेडरेशन साहब बोल देती है कि बेटा अगर आपने ये स्टोर पे जाना तो अपने खर्चे पे जाना है। जैसे कि मैं मलेशिया में भी अपने पैसों पे गया था, और अभी ये फिर एक टूर्नामेंट आ गया, 7 एशियन बोलते हैं उसको, बांग्लादेश में आ गई है। 7 मुल्कों की वो एशियन चैंपियनशिप होनी है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट करना है, तो वो भी मैं अपने खर्चे पे जा रहा हूँ। तो मेरी बस यही अपील है स्पोर्ट बोर्ड से भी और वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ से भी, तो वो हमारी स्नूकर पे तवज्जो दें, थोड़ा गौर करें और हमें फंड का इशू ना हो। बाबर, हमारी नए ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आपने जिस तरह टर्की में ब्रॉन्ज मेडल जीता, हमारी आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं कि आप बांग्लादेश में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो बुलंद करें। ये थे जनाब बाबर मसीह, पाकिस्तान के उभरते हुए स्नूकर खिलाड़ी, जिन्होंने IBSF वर्ल्ड स्नूकर एमेचर चैम्पियनशिप जो कि टर्की में मुनक्किद हुई, वहाँ पर पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर, हमारे ईमेल एड्रेस पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।